स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने YouTube चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो, ध्यान से समझना। फिगर बच्चों, फिगर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि इस फिगर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कौन सी फिगर बनेगी और क्यों बनेगी। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सी बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी मूवमेंट जमीन पे हो रही है ना, मतलब जमीन पे कोई भी चीज या तो आगे जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है, तो वही फिगर बनेगी बच्चों जो मैं अब बनाने वाला हूँ। और आज के सारे क्वेश्चन में वही फिगर बनने वाली है, तो उसी को समझना है। क्या कह रहे हैं, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, मतलब एक आदमी किसी भी रिवर, मान लो रिवर ये है, ठीक है, इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है और ये इसके दो किनारे, तो एक आदमी इसके एक किनारे के ऊपर खड़ा है। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक, मतलब अपोजिट बैंक के ऊपर एक ट्री खड़ा है। ठीक है, एक किनारे पे वो आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पे क्या है, पेड़ खड़ा है। और जो एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंड हो रहा है, कहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ट्री के टॉप पे, वो 60 डिग्री का है। ध्यान से, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। समझ पा रहे हो, यानी कि वो जो पॉइंट यहाँ पे आदमी, जब तक किसी चीज की हाइट नहीं दी जाती उससे हम पॉइंट सोर्स मानेंगे। इसने कहा है पर्सन, तो पर्सन की कोई ना कोई हाइट भी होगी। अगर वो हाइट मेंशन की है तो ठीक, अगर नहीं मेंशन की तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे बेटा। समझ पा रहे हो, एक सिंपल पॉइंट। तो पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बच्चों, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। समझ पा रहे हो। व्हेन ही रिट्रेट, अब कुछ वर्ड आपको दिक्कत देते हैं, रिट्रेट, मान लो आप इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उस चीज के कैसे आइडेंटिफाई करना, आपको सॉल्यूशन क्या करना है बच्चों। मूवमेंट देखो ध्यान से, मूवमेंट हो रही है वो भी जमीन पे, या तो वो आगे की तरफ जाएगा या वो इधर जाएगा। समझ पा रहे बच्चे बात को। अब मुझे कैसे पता चलेगा वो आगे के, तो पहली बेसिक वीडियो में मैंने कहा था, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हो एंगल इंक्रीज होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हो एंगल डिक्रीज होता है। तो इसने क्या कहा, व्हेन ही रिट्रेट 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, ही फाइंड एन एंगल टू बी 30। अब एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब वो इस ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, यानी कि वो इस तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं जब वो इस पॉइंट से यहाँ चला जाता है जो कि 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का। समझ पा रहे बच्चों बात को। फिर से ध्यान से एक बार फटाफट समझते हैं। ये क्या कह रहा है, एक पेड़ है, ठीक है, एक रिवर के एक किनारे पे तो पेड़ खड़ा है और एक पे वो आदमी खड़ा है। वो यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, व्हेन ही रिट्रेट 20 मीटर, अब वो 20 मीटर, कई बार कई बच्चों की इंग्लिश वीक होती है तो वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझो। अब वो 20 मीटर चल रहा है, या तो वो इधर चलेगा या इधर। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो कॉमन सेंस है बेटे, नदी है, रिवर पे तो चलने से रहा, वो चलेगा तो इधर ही। लेकिन फिर भी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते तो एंगल इंक्रीज होता है, दूर आते तो एंगल डिक्रीज होता है। उसने कहा एंगल 30 डिग्री का बनेगा, यानी कि वो दूर जा रहा है। और यहाँ से यहाँ आने के बाद, कितने मीटर आने के बाद, 20 मीटर, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का बन जाता है। समझ के, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिगर। डबल फिगर क्यों कहा गया, ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे इस फिगर को आप ऑब्जर्व करो तो टोटल 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ऐसे 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो बच्चों, इसकी नेमिंग करूं A B C D, आइडेंटिफाई 2 राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम दिस फिगर। यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जो ट्रायंगल A B C है, एक तो उसमें 90 डिग्री का एंगल है और एक ट्रायंगल A B D। और कौन से ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल A B C, एक तो इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है और दूसरा इन ट्रायंगल A B D। क्योंकि आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, इसीलिए एक ट्रायंगल आ गया ABC और एक ट्रायंगल क्या आ गया, ABD। अब ट्रायंगल तो ये भी है ACD, लेकिन इसके अंदर कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए हम अप्लाई नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत। अब एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, इस तरीके की फिगर में या तो वो ये डिस्टेंस देके ये पूछता है या ये डिस्टेंस देके ये पूछता है। उसने कुछ भी पूछा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, जो दिया है ठीक, जो नहीं दिया उसे लेट कर लो। मतलब मुझे हाइट नहीं दी तो मैंने h मान ली,
और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने x मान लिया। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या जो दिया है वो ठीक, जो नहीं दिया उसे लेट कर लो। उसके बाद कुछ भी फाइंड करना, जैसे कि मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि क्या फाइंड करना है। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर 99% इवन आप सिर्फ क्या करो, दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, राइट एंगल ट्राइंगल, और उनमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो, बात खत्म। जो प्रूव करना है, जो फाइंड करना है, वो लगभग आ ही जाएगा। तो एक ट्राइंगल लाइन एबीसी, तो एबीसी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60। अब बच्चों 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो क्या कहते हैं? 10। तो tan 60 दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। AB कितना है? H, और BC कितना बच्चों? X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H कितना आ जाएगा? √3x। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यही ये छोड़ दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, उसके बाद छोड़ दो। ABD की बात की जाए, ABD की जब बात करोगे तो बच्चों इस लाइन को आप कंसीडर नहीं करोगे, कंप्लीट ABD। तो ABD के अंदर भी ध्यान से देखो, ये 30 और 30 के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को क्या कहते हैं? tan थीटा। दैट इज AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। और अगर इसके दो हिस्से हो रहे हैं तो बेटर रहेगा BD लिखने के बजाय सीधा लिख दो BC प्लस CD। क्या लिख दो? BC प्लस CD। क्योंकि मैं BD लिखूं या BC प्लस CD लिखूं एक ही बात है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AB कितना है? H, BC कितना है? 20, CD कितना है? X। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x इक्वल्स टू √3। समझ गए बात को? 20 प्लस x इक्वल्स टू √3h। इसको हम क्या मान लेंगे? सेकंड इक्वेशन। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन आ गई, एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो? पुट कर दो। एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो? पुट। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड h की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? क्या बच्चों? किसी भी एक की वैल्यू से कुछ भी फाइंड करना कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे समझ जाओगे। √3, ये जो h था इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा? √3x। समझ पा रहे बच्चों बात को? √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 20, ये x उधर जाके माइनस हो जाए, 3x में से x गया 2x, x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 10। अब ये पढ़ो कि आपको फाइंड क्या करना है। इसने क्या कहा? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। तो ब्रेड्थ क्या है? तो विड्थ ऑफ द रिवर तो x आ गया हमारा। अब मुझे हाइट चाहिए, हाइट h ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? √3x। √3 x की वैल्यू कितनी है? 20। तो h कितना आ गया बच्चों? 20√3 मीटर। और आपसे जो पूछा जाए बच्चों वही लिख के आया करो ध्यान से। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ ट्री या टावर जो भी वो यूज कर रहा है वो आ गया हमारे 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों। और विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना आ गया बच्चों? हमारा 10 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? एक आ गया हमारा 10√3 और एक आ गया 20√3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? x सॉरी, या 10 था तो ये 10 ही आएगा ना, तो इसको 10 रखो, तो ये 10 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 10√3। ठीक है बच्चों, इधर भी ये 10 लिखो, 10√3। तो एक हाइट आ गई 10√3 और उसकी जो विड्थ आ गई वो कितनी आ गई? 10 मीटर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये रहा आपकी स्क्रीन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा बेटा? शेडो। ध्यान से, आप सभी को पता है बच्चों शेडो हमेशा ग्राउंड लेवल पे बनती है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है? द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द एलिवेशन 45 to 30 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ पे इसने मेंशन किया है वर्टिकल टावर, ठीक है बेटा। सन में भी यहाँ हो सकता है, लेकिन इस सन से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से जो शेडो बनेगी वो किस में बनेगी? ग्राउंड के ऊपर बनेगी। मान लो जब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो यहाँ था तो हमारी शेडो ये बन गई यहाँ से यहाँ तक की। फिर जब इसकी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसकी शेडो चेंज होके ये कह रहा है 10 मीटर लंबी हो जाती है। कितने मीटर लंबी हो जाती है? 10 मीटर लंबी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है
10 मीटर। पहले शेडो इतनी बन रही थी, फिर जब सन की पोजीशन चेंज हुई तो शेडो बड़ी होगी। कितने मीटर बड़ी होगी बेटा? 10 मीटर। तो ये जो 10 मीटर दिया वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है। समझ पा रहे बच्चों बात को? और किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, जो दिया है ठीक है, नहीं दिया हम उसे लेट कर लेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है उसको बाद में पढ़ेंगे। देखो भैया ए बी मुझे नहीं दिया तो मैं इसको एच मान लूँ, बी सी मुझे नहीं दिया तो मैं इसको क्या मान लूँ? एक्स मान लूँ। समझ पा रहे हो? इसने दो एंगल दिए हैं, जाहिर सी बात है ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा है, एक 45 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? अब आपको फिर से बेटा दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो कौन कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल है? ए बी सी और ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? फिर वही चीज़, हमें एंगल के सामने वाली चीज़ ये एच है और ये एक्स है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? हमारा tan। तो यहाँ पे अगर हम बात करें tan 45 विच इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। tan 45 कितना होता है बेटा? हमारा 1। ए बी कितना दे रखा है? h, और ये कितना x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो h है वो हमारा x के बराबर। जितना सिंप्लीफाई हो करके छोड़ दो। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो बच्चों कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। तो tan 30 की बात करोगे तो फिर से ए बी और नीचे वाली साइड को ब्रेक करके बी सी प्लस सी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√3। ए बी कितना है? h, बी सी एक्स, और ये कितना है? tan। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू √3h। √3h। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मैंने कहा जितना सोल्व हो सकता करो। उसके बाद क्या करो? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, और क्या कर दो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट h इक्वल्स टू एक्स है तो मैं h की जगह x रख सकता हूँ, या x की जगह h रख लो, जो मन करे। तो इस x की जगह मैं h लिख रहा हूँ, h प्लस 10 इक्वल्स टू √3h। ये h उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू √3h माइनस h। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले ले बच्चों? h। तो क्या बन जाएगा? √3 माइनस 1। ये √3 माइनस 1 इधर आके किसका हो जाएगा? डिवाइड। उसके बाद आप सभी को अच्छी तरीके से पता है बेटा डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसी से नीचे मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों कोई बात, दिक्कत? ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये h? तो h tan √3 प्लस 1। ठीक है बेटा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। √3 का स्केयर 3 में से 1 गया 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे 5। समझ गए बात को? तो ये जो हाइट है हमारी कितनी आ गई? 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो विच इज़ 1.73 प्लस 1, तो 5 इंटू 2.73। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? हाइट। अब हमें देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने पूछा बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर पूछा, वो हमारा निकल गया। तो एट लास्ट मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है, आप इस तरीके से लिख के आओगे जो पूछा है। हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी बच्चों? आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना इसे, तो आ जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 कितना आ जाएगा? 36। ठीक है बच्चों, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13.65 मीटर हमारा यहाँ पर ये जो आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? एक बार फिगर बन गई उसके बाद बच्चों सिर्फ वही फंडा है, क्या? दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो, आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों, चले आगे।